13 सितंबर 2008 दिल्ली के एक बड़े मीडिया हाउस को एक ईमेल आता है। ईमेल में लिखा था कि दिल्ली में 5 मिनट के अंदर धमाके होने वाले हैं, रोक सको तो रोक लो। यह मेल आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम से था। इससे पहले कि मेल पढ़ने वालों को कुछ समझ आता और वे संबंधित अधिकारियों से कुछ साझा कर पाते, इस बीच दिल्ली दहल चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इन धमाकों की और उसके बाद हुई आतंकियों पर कार्रवाई की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम आज इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल कल कर्नाटक की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मूल चरित्र के बारे में बताते हुए कहा था, कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री को यह याद दिलाने की आवश्यकता पड़ी। आखिर क्यों बाटला हाउस एनकाउंटर को याद करने की जरूरत पड़ी और आखिर कांग्रेस का इससे कनेक्शन क्या है। चलिए हम विस्तार से आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। आज से करीब 14 साल पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 3 जगह बम धमाके हुए थे। करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में हुए इन बम धमाकों में करीब 30 लोगों की जान गई तो 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं इंडिया गेट और संसद मार्ग पर 4 बमों को पुलिस ने फटने से पहले बरामद कर डिफ्यूज कर दिया था। इस घटना को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। सूचना मिली कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बाटला हाउस के L18 स्थित फ्लैट में छुपे बैठे हैं। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में एक टीम इस मिशन को अंजाम देने पहुंची। पुलिस की आतंकियों से हुई इस मुठभेड़ में जांबाज मोहन चंद शर्मा बलिदान हो गए। वहीं इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। 2 अन्य आतंकी मोहम्मद सैफ और आरिज खान फरार हो गए थे। उस समय कुछ स्थानीय लोगों पर भी आतंकियों की मदद करने के आरोप थे, इसलिए पुलिस ने इन लोगों की भी गिरफ्तारी की थी। इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों और शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया था। देश की राजनीति में असल हलचल तब मची जब तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बता दिया था। आतंकियों को मासूम बताने से लेकर उनकी मौत पर आंसू भी बहाने की बात सामने आई थी। दिग्विजय सिंह ने कई बार इस एनकाउंटर को फर्जी बताया, वे अपनी बात पर अड़े भी रहे। फिर जब 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आया तो सलमान खुर्शीद ने यह राज खोला कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी भावुक हो गई थी और वे रोने लगी थी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। खुर्शीद के इस बयान पर खूब विवाद हुआ था। जब कांग्रेस ने देखा कि मामला उल्टा पड़ गया है तो खुर्शीद ने अपने बयान पर सफाई दी। खुर्शीद ने पलटी मारते हुए कहा कि उन्होंने रोने की बात नहीं कही थी। देश में कई घटनाएं हुई, लेकिन सोनिया गांधी को अन्य घटनाओं पर कभी भावुक होते न तो देखा न ही सुना गया। तो क्या उनके आंसू भी उनकी तरह सेक्युलर थे, जो निकले भी तो सिर्फ आतंकवादियों के लिए। इस एनकाउंटर का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। अब उस दौर की सत्ता के स्तर का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए आतंकियों तक का समर्थन किया जा रहा था। फिर ऐसे में वोट बैंक के अन्य साझेदार भला कैसे पीछे रहने वाले थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उस समय दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है और अगर वो गलत साबित हुई तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगी। एक बात सच है, फेक काउंटर हुआ है। अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि ये एनकाउंटर सही था और उसमें मारे गए सभी आतंकवादी थे, लेकिन न ममता बनर्जी ने राजनीति छोड़ी और न ही देश से इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। यहाँ आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को पहले फर्जी बताया और फिर उसकी जांच की मांग की थी। बाटला हाउस मामले में वो एनकाउंटर सही था कि गलत था, इसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक चिट्ठी लिखकर ये भी कहा था कि वो इस मामले में जांच की मांग का समर्थन करते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि इन सभी राजनीतिक दलों ने इंस्पेक्टर शहीद मोहन चंद शर्मा के समर्थन में कभी एक शब्द नहीं कहा। खैर,
न्यायपालिका ने अपना कार्य किया और इस मामले में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा बाटला हाउस एनकाउंटर फेक नहीं था। बाटला हाउस में छिपे लोग मासूम लड़के या छात्र नहीं थे, वो आतंकवादी थे। कोर्ट ने माना है कि इन आतंकवादियों के तार दिल्ली में हुए बम धमाकों से जुड़े थे, जिनमें करीब 30 से अधिक लोग मारे गए थे। यानी साबित हुआ कि इस इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के एनकाउंटर पर जो भी सवाल उठाए गए वो सभी राजनीति से प्रेरित थे। इस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन का ऑपरेशनल हेड बना यासीन भटकल। ये कई बम धमाकों का आरोपी था। जहां साल 2013 में इसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, वहीं 2016 में इसे मौत की सज़ा सुनाई गई और अभी भी ये तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन भटकल कर्नाटक के भटकल कस्बे का निवासी था। आपको बता दें कि तटवर्तीय कर्नाटक का भटकल कस्बा, जो चरमपंथ की फैक्ट्री के रूप में कुख्यात रहा है, यह 70% से अधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। सबसे पहले यहाँ वर्ष 1993 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और फिर वर्ष 1996 में प्रसिद्ध डॉक्टर DU चित्तरंजन, जो संघ के सदस्य होने के साथ साथ पहले भाजपा विधायक भी थे, उनकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद से यह वैचारिक खाई बढ़ती गई और धीरे धीरे भटकल में खाड़ी देशों से लौटे मुस्लिम युवा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने शुरू हो गए। इन्होंने विरोध का एक ध्रुव तैयार किया। इसी ध्रुव से निकले थे इस्माइल शाहबंदरी और मोहम्मद अहमद सिद्दी बापा, जिन्होंने नाम रखा अपना रियाज भटकल और यासीन भटकल। ये भटकल कस्बा एक बार फिर से कर्नाटक चुनाव के चलते खबरों में है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने इस कर्नाटक चुनाव में आतंकी भटकल बंधुओं पर आंसू बहाने वालों की भी एंट्री करवा दी है। अब देखना ये होगा कि क्या कर्नाटक 12 वर्ष पहले राजनीतिक फायदे के लिए की गई साजिश का जवाब तलाश पाएगा। और हाँ, अंत में आपको एक बात याद दिला दें, बाटला हाउस एनकाउंटर में बच निकलने वाले साजिद और राशिद बाद में ISIS के एक वीडियो में दिखाई दिए और ISIS ने उन्हें अपनी मैगजीन में अपने भारतीय चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।